दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने वर्ण विचार का टॉपिक कंप्लीट करवाया है वो 4 क्लासों में। आज उसके हम अभ्यास प्रश्न कराएंगे। तो अभ्यास प्रश्न हमारा है, पहला प्रश्न है, वह ध्वनि जिसके खंडन किया नहीं जा सकता उसे क्या कहेंगे? व्यंजन, स्वर या वर्ण। तो हमारा उत्तर रहेगा वर्ण। तो प्यारे बच्चों, हमारा उत्तर क्या रहेगा? वर्ण। जिस ध्वनि के हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे क्या कहेंगे? वर्ण। और व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यंजन। और जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते उसे क्या कहेंगे? स्वर। तो हमारा सही उत्तर क्या रहेगा? वर्ण। वह ध्वनि जिसके खंडन नहीं किए जा सकते वह कहलाती वर्ण। सेकंड प्रश्न देखिए, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? तो हमारा उत्तर आएगा 44। हमारा उत्तर क्या आएगा? 44, जिसमें 11 स्वर हैं। 11 स्वर और 33 व्यंजन। 33 क्या है? व्यंजन। तो टोटल कितने बन गए? 44। तो हमारा उत्तर रहेगा सी। प्रिय दोस्तों, हमारा उत्तर क्या रहेगा? सी। 11 क्या होते हैं? स्वर। 33 क्या होते हैं? व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? 44। अगर कुल वर्ण पूछे तब कितने आएंगे? 52। तीसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो प्यारे बच्चों, हमारा उत्तर आएगा 52। हमारा उत्तर क्या आएगा? 52। 33, 57, 44 और 52। ये 52 कैसे बनते हैं? स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 0, 4। अनुस्वार है 0, 1। विसर्ग 0, 1। उत्क्षेपित 0, 2। और टोटल व्यंजन कितने हो गए? 52। इन दोनों को हम अयोगवाही भी कह सकते हैं। अयोगे वहा। प्रिय दोस्तों, अगर प्रश्न इस प्रकार पूछता है हिंदी वर्णमाला में हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, तब हम कितने करेंगे? 52। अगर हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं तो 44। तो पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52, जिसमें 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 क्या है? संयुक्त स्वर, 1 अनुस्वार, 1 विसर्ग। इनको क्या कहेंगे? अयोगवाही। इनकी संख्या कितनी है? 2। उच्चपित व्यंजनों कितनी है? 2। तो टोटल कितने आ गए? टोटल कितने हो गए? 52। कितने हो गए? 52। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो न तो स्वर होता है और न ही व्यंजन होता है उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन, वर्ण है, स्वर या अयोगवाही। तो प्यारे बच्चों, हमारा उत्तर आएगा है, उसे क्या कहेंगे? अयोगवाही। अयोगवाही क्या होते हैं? जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, अर्थात जिनकी गिनती न तो स्वरों में की जाती है और न ही व्यंजनों में। तो हमारा उत्तर आएगा अयोगवाही। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण एक से अधिक वर्णों के योग से बना होता है उसे क्या कहेंगे? संयुक्त वर्ण। लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई या जिस ध्वनि के हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे क्या कहेंगे? वर्ण। स्वर, जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते उसे क्या कहेंगे? स्वर। तो हमारा उत्तर आएगा ये। हमारा उत्तर क्या आएगा? ये। उसे क्या कहेंगे? अयोगवाही। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अयोगवाही किससे बना है?
अयोग वाय किससे बना है? ए स्वर, बी व्यंजन, सी विसर्ग और अनुस्वार, और डी क्या है? वर्ण। तो हमारा उत्तर आएगा सी। हमारा उत्तर क्या आएगा? सी। इसको हिंदी में कहते हैं अनुस्वार। ये ए है और ये ए, इसे क्या कहते हैं? विसर्ग। कह रहा कि अनुस्वार और विसर्ग है, इनको हम अयोगवाय कहते हैं। और अयोगवाय दो प्रकार के होते हैं। अयोगवाय कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक तो विसर्ग, एक क्या होगा? अनुस्वार। तो कहने का अर्थ है अयोगवाय किससे बना होता है? विसर्ग और अनुस्वार से। तो उत्तर हमारा सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये किस प्रकार के वर्ण है? कंठ तालु है, तालु है, या दंतोष्ठ है, या कोई नहीं? तो हमारा उत्तर रहेगा ये। देखिए ये संयुक्त व्यंजन है, ये किससे बना है? ए प्लस इससे। किससे बना है? ए प्लस इससे। तो एक का उच्चारण क्या है? कंठ। एक का उच्चारण क्या है? कंठ। और इक का उच्चारण क्या है? तालु। इक का उच्चारण क्या है? तालु। अब इनको हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कंठ और तालु। तो हमारा उत्तर आएगा ए। नहीं तो तालु है, न ये दंतोष्ठ है, और न ही तालु में, स्वरों में तालु होते हैं छोटी ई और बड़ी ई। दंतोष्ठ में होते हैं ओ और औ। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? कंठ तालु। क्या रहेगा? कंठ तालु। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? तालव है, कंठ है, या कंठोष्ठ है, या सभी? तो प्यारे बच्चों हमारा उत्तर आएगा कंठोष्ठ। कंठ प्लस ओष्ठ। तो इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि। ए प्लस उससे क्या बनेगा? ओ। देखिए ये ओ है, ये किससे बना है? ए प्लस उससे। ए प्लस उ। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने स्वरों का विभाजन किया था 11 स्वर। एक का उच्चारण किससे होता है? कंठ से। तो हम इसको क्या कहेंगे? कंठ। उ का उच्चारण किससे होता है? ओष्ठ से। छोटा उ और बड़ा उ का उच्चारण किससे होगा? ओष्ठ से। अब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कंठोष्ठ। क्या बनेगा? कंठोष्ठ। तो हमारा उत्तर आएगा सी। हमारा उत्तर क्या आएगा? सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से अग्र स्वर। जीवा के आधार पर जो स्वर है उनको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। जीवा के आधार पर जो स्वर होते हैं उनको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा का अगला भाग सक्रिय रहेगा। अगला भाग सक्रिय रहेगा, उसे क्या कहेंगे? अग्र स्वर। और जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा का मध्यम भाग सक्रिय रहता है उसे क्या कहेंगे? मध्यम स्वर। पश्च स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा का अंतिम भाग सक्रिय रहता है उसे क्या कहेंगे? पश्च स्वर। जो 11 स्वर हैं, देखिए उ और हु का उच्चारण करेंगे तो जीवा का जो अंतिम भाग है वो सक्रिय रहता है। जैसे यह जीवा है, ये अपनी क्या है? जीवा। अब इसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं? 3। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। जैसे हम उ का उच्चारण करेंगे तो जीवा का
अग्र भाग और मध्यम भाग ये क्या रहता है, शांत रहता है, और अंतिम भाग क्या होता है, सक्रिय। तो ये क्या है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इन्हें हम क्या कहेंगे, पश्य स्वर। अब देखिए छोटी ई नहीं बड़ी ई और री, इनका उच्चारण करेंगे तो जीवा का मध्यम भाग और पश्चिम भाग ये क्या रहता है, शांत। ये भाग क्या रहता है, शांत। ये दोनों भाग क्या रहते हैं, शांत। और इनका उच्चारण करते समय ये भाग क्या रहेगा, सक्रिय। तो इसे क्या कहेंगे, अग्र स्वर। जैसे हम आग का उच्चारण करेंगे तो आग का उच्चारण करते समय जीवा का अंतिम भाग क्या रहता है, सक्रिय। तो कहने का अर्थ है इनमें से अग्र स्वर, तो हमारा उत्तर रहेगा बी। प्यारे बच्चों हमारा उत्तर क्या रहेगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वृत्ताकार स्वर नहीं है। ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ का अर्थ है ओठ, ओठों के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक तो वृत्ताकार स्वर, एक होता है अवृत्ताकार। इसको वृत्ताकार का दूसरा नाम है वृत्तमुखी स्वर भी कहते हैं, और अवृत्ताकार का अवृत्तमुखी स्वर भी। वृत्ताकार स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा गोल हो जाती है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओठ गोल हो जाते हैं उसे क्या कहेंगे, वृत्ताकार। और जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओठ गोल नहीं होते उसे क्या कहेंगे, अवृत्ताकार। अब हमारे सामने उ, आ, छोटा ऊ और ओ। जैसे आ का उच्चारण करेंगे तो ओठ गोल नहीं होते, आ। जैसे हम उ, ओ, तो इनका उच्चारण करेंगे तो ओठ क्या हो जाएंगे, गोल। तो हमारा उत्तर आएगा बी। हमारा उत्तर क्या आएगा, बी। क्यों, इनका उच्चारण करते समय ओठ गोल नहीं होते। तो ये है अवृत्ताकार स्वर। ये क्या है, वृत्ताकार, अवृत्ताकार, और तीन क्या है, वृत्ताकार। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। निम्न में से तालव ध्वनि नहीं है। तालव, तालव ध्वनि क्या होती है, प्रिय दोस्तों, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय या जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा तालव का स्पर्श करती है उसे क्या कहेंगे, तालव। 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन। पिछली कक्षा में हमने बता दिया कौन कौन से स्वर तो तालु है और कौन कौन से व्यंजन ने तालु है। तो हमारा है, जैसे देखिए छोटी ई और बड़ी ई, ये क्या है, तालु। छोटी ई और बड़ी, इनका जैसा हम उच्चारण करते हैं ई, तो जीवा किसका स्पर्श करी है, तालु का। तो ध्वनि क्या कहलाएगी, तालु। च, छ, इनका उच्चारण करते समय जीवा किसका स्पर्श करी है, तालु का। जय जय, तो हमारा उत्तर रहेगा प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, सी रहेगा। ये और रे, इनको हम तालव व्यंजन नहीं कहते हैं, इनको हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। निम्न में से सही नहीं है, निम्न में से सही मिलान नहीं है, जिसमें एक तरफ स्वर व्यंजन है, दूसरी तरफ इनका उच्चारण। अब देखिए जो 11 स्वर हैं, तो जिसमें आ, जैसे हम ए और आप का उच्चारण करते हैं तो ध्वनि कहां से निकल रही है, कंठ से। पिछली कक्षा में मैंने बताया, कक्षा 3 या 4 में, तो ए आपका उच्चारण है कंठ। ए आपका उच्चारण क्या है, कंठ। ठ, तो अब देखिए ए आ, इसका उच्चारण क्या होना चाहिए, कंठ। ये क्या दे रखा है, तालु। 33 व्यंजन है जिसमें क और ख, इनका उच्चारण स्थान भी क्या है, कंठ। यस, राइट है। ये वह, इनको क्या कहते हैं, अंतस्थ। पैठ है, इनको क्या कहते हैं, ओष्ठ। इनका उच्चारण करते समय एक और दूसरे का स्पर्श करता है, ये भी सही है। ये तो ये गलत है। तो प्यारे बच्चों हमारा उत्तर रहेगा है, हमारा उत्तर क्या रहेगा, है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से अलप्राण ध्वनि नहीं है।
निम्न में से अलग प्राण ध्वनि नहीं है। समास वायु के आधार पर जो 44 वर्ण होते हैं उनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं? दो। एक है अलप प्राण, अलप प्राण, दूसरा है महाप्राण, महाप्राण। प्रिय दोस्तों, अलप प्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख से कम मात्रा में बाहर निकलती है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा है वो मुख से कम मात्रा में बाहर निकलती है, उसे क्या कहेंगे? अलप प्राण। जैसे हमारे पास 33 व्यंजन है और 11 स्वर, टोटल कितने हो गए? 44। तो इनमें कौन कौन से व्यंजन और कौन कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय जो हवा है वो कम मात्रा में बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? अलप प्राण। तो कहने का अर्थ है जैसे कै और अगे, च और अगे, ट और अगे, ट और अगे और प और अगे। प्रिय दोस्तों, कै च ट पे का मैंने पहले बताया था पहला वर्ण, तीसरा, पांचवा। सभी स्वर, सभी स्वर, स्वर कितने होते हैं? 11। और ये, रे, ल, व, इनको क्या कहेंगे? अलप प्राण। इनका उच्चारण करते समय हवा है वो कम मात्रा में बाहर निकलती है। तो कै च ट पे का पहला, तीसरा, पांचवा सभी स्वर ये रे लवे ये क्या कहलाएंगे? अलप प्राण। और महाप्राण जिनका उच्चारण करते समय हवा अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। अब हम देखते हैं कै और ख। कै, घ। अब देखिए कै है ये पहला वर्ण इसका, घ, कै, ख, घ। ख दूसरा है और घ कौन सा है? तीसरा। तो ये अलप प्राण कहलाएगा, राइट। अब देखिए ख और ध। ख है ये कै का कौन सा वर्ण है? दूसरा, दूसरा है। और ये ध कै का कौन सा है? चौथा। अलप प्राण में कौन सा होना चाहिए? पहला, तीसरा, पांचवा। ये कौन सा है? दूसरा और चौथा। ये उत्तर नहीं होगा। अब देखिए प, फ, ब। प वर्ग का प, फ, ब ये पहला है और ये कौन सा है? तीसरा। इसको हम अलप प्राण कहेंगे। और सभी स्वर, सभी स्वर और सभी स्वरों में क्या आएगा? ए और आ। तो प्यारे बच्चों हमारा उत्तर रहेगा बी। हमारा उत्तर क्या रहेगा? बी। क्यों? ये महाप्राण है। ये क्या है? महाप्राण। क्यों रहेंगे? जैसे हम इनका उच्चारण करेंगे कै ख, तो कै ख, कै में हवा कम मात्रा में बाहर निकलती है और ख में अधिक। तो ये उत्तर क्या है? महाप्राण। निम्न में से अलप प्राण ध्वनि नहीं है। ए, सी और डी ये क्या कहलाएंगे? अलप प्राण। और ख और द अलप प्राण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विशेषण सही है? हमारे संयुक्त व्यंजन 4 है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। संयुक्त व्यंजन उसे कहते हैं जो व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों के योग से बना होता है, उसे क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। अब देखिए ये 4 संयुक्त व्यंजन है, तो ये किससे बना है? कै प्लस से। कई बार हमने देखते हैं वो मोबाइल में एक तो हिंदी में कीबोर्ड होता है, एक इंग्लिश में। कई बार कीबोर्ड में ये संयुक्त व्यंजन नहीं आते, तो इनको हम लिखने के लिए कै के नीचे अलंत लगाएंगे, से लिखेंगे, ये टाइप हो जाएगा। कै प्लस रे ये भी सही है।
जह प्लस अने, ये भी सही है, लेकिन ये किससे बनता है प्यारे दोस्तों? ये श्रेय है, ये बनता है तालु से प्लस रेसे। तो ये क्या है? गलत है। हमारा उत्तर क्या आएगा? डी। क्या ए बी और ये क्या है? सही। और श्रेय है, ये से प्लस रेसे बनता है, ये दंत से नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघर्षी व्यंजन, उच्चारण के आधार पर हमने 33 व्यंजनों को 8 भागों में विभाजित किया था। पिछली कक्षा में आप देख सकते हो इस वीडियो को। उच्चारण के आधार पर 33 व्यंजनों को हम 8 भागों में विभाजित करके। संघर्षी का अर्थ है संघर्ष। संघर्षी शब्द का अर्थ क्या है? संघर्ष। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय संघर्ष होता है उसे क्या कहेंगे? संघर्षी। तो हमारा उत्तर आएगा सी। इनको क्या कहते हैं उच्चारण के आधार पर? संघर्षी। ये क्या है? स्पर्श संघर्षी। इनको क्या कहेंगे? स्पर्श संघर्षी। इनका पहले तो स्पर्श होता, लंबे समय तक अंतिम ध्वनि क्या हो जाती है? संघर्षी। और इनको क्या कहेंगे? स्पर्श। इनको क्या कहेंगे? संघर्षी व्यंजन। और इसमें ये अर्थ स्वर कहलाते हैं। र है, ये प्रकंपित व्यंजन कहेंगे। ल क्या है? ये पार्श्विक। तो हमारा उत्तर रहेगा सी। परकंपित व्यंजन, इसका दूसरा नाम है लुंठित व्यंजन। परकंपित व्यंजन और इसका दूसरा नाम क्या है? लुंठित। परकंपित का अर्थ है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा को एक से अधिक बार कंपन करना पड़ता है, उसे क्या कहेंगे? परकंपित। उच्चारण का आधार पर 8 व्यंजन है। तो ल को हम उच्चारण का आधार पर कहेंगे पार्श्विक व्यंजन। पिछली कक्षा में बताया मुझे पार्श्विक व्यंजन। और ए है, ये स्वर है। तो हमारा उत्तर रहेगा रे। रे का उच्चारण करते समय जीवा को एक से अधिक बार कंपन करना पड़ता है, तो इसे क्या कहेंगे? परकंपित। और इसका दूसरा नाम है लुंठित। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा गोल होकर लुढ़क जाती है, इस कारण इसको लुंठित भी कहेंगे और परकंपित। एक बोले ले रे, तो लेम में परकंपित नहीं हो रहा है, किस में हो रहा है? रेम में। तो रे को हम क्या कहेंगे? परकंपित। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उच्छ्पित व्यंजन, उच्छ्पित, यह भी उच्चारण के आधार पर हमने 8 भेद किए थे। उच्छ्पित का अर्थ होता है फेंका हुआ। प्यारे दोस्तों, उच्छ्पित शब्द का अर्थ क्या होता है? फेंका हुआ। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा की नोक झटके से नीचे की ओर गिर जाती है, उसे क्या कहेंगे? उच्छ्पित। जैसे ढ, तो हमारा उत्तर आएगा ये। इनका उच्चारण करते समय जीवा की नोक है वो झटके से नीचे की ओर गिरती है, उसे क्या कहेंगे? उच्छ्पित। तो हमारा उत्तर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्धस्वर। अर्धस्वर किसे कहते हैं? जो आधा तो स्वर की जगह काम आए और आधा व्यंजनों की जगह। तो हमारा उत्तर आएगा ये। इनको अर्धस्वर क्यों कहते हैं? जैसे मैंने लिखा आए, अब मैं इसको ऐसा लिख दिया आइए। अब देखिए ये क्या है? स्वर। ये क्या है? स्वर। और इसके स्थान पर मैंने क्या लिख दिया? ये स्वर की जगह भी काम आता है और व्यंजन की जगह। इस कारण इसे हमें अर्धस्वर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं।
इसे हम क्या कहेंगे, अर्ध स्वर। जैसे मैंने लिख दिया आओ और आओ, ये तो क्या है, स्वर। ये क्या है, स्वर। और इसके जगह पर वह लिख दिया, ये स्वर की जगह भी काम आता है और व्यंजन की भी जगह काम आता है। इस कारण को क्या कहते हैं, अर्ध स्वर। ये क्या हो जाएंगे, स्वर। ये क्या हो जाएंगे, व्यंजन। जो स्पर्शी ये वे को हम क्या कहेंगे, अर्ध स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्श्विक व्यंजन कौन से हैं? प्यारे दोस्तों, उच्चारण के आधार पर हम 8 व्यंजनों को विभाजित किया है, तो उसमें हम पार्श्विक व्यंजन का भी जिक्र किया था। जैसे ये जीवा होती है, ये क्या है, जीवा। और जीवा का जो बगल का भाग होता है, जीवा का जो बगल का भाग होता है उसे कहते हैं पार्श्व। उसे क्या कहते हैं, पार्श्व। जीवा का जो बगल का भाग होता है उसे क्या कहते हैं, पार्श्व। पार्श्विक व्यंजन की परिभाषा यह है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा का अगला भाग, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा का अगला भाग ऊपर के मसोडों का स्पर्श करेगा। जिन व्यंजनों का हम उच्चारण करेंगे तो जीवा का भाग ऊपर के मसोडों क्या करेगा, स्पर्श, जिससे हवा का मार्ग क्या हो जाएगा, बंद। और जैसे हवा अंदर से आएगी वो जीवा के दाएं और बाएं से निकलेगी। जीवा की क्या निकलेगी, दाएं और बाएं से, उसे क्या कहेंगे, पार्श्विक। एक बोले ये तो जीवा मसोडों को स्पर्श नहीं कर रही, एक बोले क नहीं, एक बोले ल, एक बोले रे, तो हमारा पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, ल। क्यों, इनका उच्चारण करते समय जीवा होती है वो ऊपर के मसोडों का स्पर्श करती है, जिससे हवा का मार्ग क्या हो जाता है, बंद। और जैसे अंदर की हवा आती है वो जीवा के दाएं बाएं या आस और पास से निकलती है, उसे क्या कहेंगे, पार्श्विक। ये 2016 में राजस्थान पटवारी में आया था, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में से कौन सी अरबी और फारसी ध्वनि है। निम्न में से अरबी फारसी ध्वनि, तो 5 व्यंजन हैं जो अरबी फारसी भाषा के हैं। जैसे क, इसे इसके नीचे लगाते इसको नुक्ता कहते हैं, क, ख, ग, ज, थ। अरबी फारसी के 5 वर्ण है, क, ख, ग, ज। ये नीचे जो लगता है इसको नुक्ता कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। ये नुक्ता होता है। अब देखिए क, ख, क और ख, दूसरा क, फ, क और फ, तीसरा ए और ल, चौथा ग और ज। तो हमारा उत्तर आएगा सी। हमारा उत्तर क्या आएगा, सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है। इस 25 व्यंजन स्पर्श के आधार पर जो 25 व्यंजन होते हैं उनको प्यारे बच्चों हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, 25। 25 कैसे लेकर न तक। और इनको हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। कैवरग है, चैवरग है, टैवरग है, तैवरग और पैवरग। कै वर्ण का जब हम उच्चारण, कैवरग के जो उच्चारण करें कै, ख, ग, घ, इनका उच्चारण करते समय जैसे फेफड़ों से हवा निकलती है तो कहां टकराती है, कंठ से। तो कैवरग का उच्चारण करेंगे, ध्वनि कहां से आएगी, कंठ से। तो देखिए इसमें कैवरग नहीं है, चैवरग। कैवरग का उच्चारण कंठ है, क्या है, कंठ। चैवरग, जैसे चैवरग का उच्चारण करेंगे च, छ, ज, च, छ, ज। इनका उच्चारण करते समय जीवा होती है वह तालव का स्पर्श करती है,
तो चैवर्ग को क्या कहेंगे? तालु। यह चैवर्ग क्या कहलाएगा? इसे कहेंगे तालु। वर्ग का उच्चारण करते समय ध्वनि में जो कठोरता का अनुभव होता है उसे क्या कहेंगे? मूर्धन। उसे क्या कहेंगे? मूर्धन। अब देखिए इसमें ट, ठ, ड, ढ, ये ध्वनियां क्या कहलाएंगी? मूर्धन। ट वर्ग का ट, ठ, ड, ढ, इनका उच्चारण करते समय जो जीवा होती है वो किसका स्पर्श करती है? दांतों का। तो इसे क्या कहेंगे? दंत। इसको क्या कहेंगे? दंत। प वर्ग। प का उच्चारण करते समय प, फ, ब, भ, इनका उच्चारण करते समय एक ओठ दूसरे ओठ का क्या करता है? स्पर्श। इस कहानी को क्या कहेंगे? ओष्ठ। तो प्यारे बच्चों, मूर्धन ध्वनि कौन सी है? तो हमारा उत्तर होगा सी। हमारा उत्तर क्या होगा? सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई तो हम करेंगे वर्ण। क्या करेंगे? वर्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्सव व्यंजन, उत्सव व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय अधिक मात्रा में जो उष्मा निकलती है उसे क्या कहेंगे? उत्सम। तो हमारा उत्सव व्यंजन है बी। इनको क्या कहेंगे? उत्सम। इनको क्या कहेंगे? मूर्धन। इसको क्या कहेंगे? दंत। इसको क्या कहेंगे? प को ओष्ठ। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? शेष है। स्पर्श के आधार पर ये 5 वेद है। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? कई बार पूछते हैं डायरेक्ट, स्वरों की संख्या कितनी है? तो उत्तर आए 11। अगर देवनागरी में स्वरों की संख्या कितनी है तो देवनागरी कौन सी भाषा की है? हिंदी की। तो देवनागरी लिपि में प्यारे बच्चों स्वरों की संख्या है 11। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? बी। हमारा उत्तर क्या रहेगा? बी। अब ग किसके योग से बना है? कह रहा कि यह संयुक्त व्यंजन है, ये 2 व्यंजनों के योग से बना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है डी आएगा। कौन सा आएगा? डी। ये इससे भी नहीं बना, या इससे नहीं, इससे नहीं, तो इसका उत्तर क्या आएगा? डी। किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? सघोष व्यंजन है। प्यारे दोस्तों, कंपन के आधार पर जो 44 वर्ण होते हैं इनको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। कंपन के आधार पर जो 44 वर्ण होते हैं इनको हम कितने भाग में विभाजित करते हैं? 2। तो 2 कौन कौन से भाग होते हैं? एक तो होते हैं घोष, घोष। इसका दूसरा नाम है सघोष, सघोष। दूसरा भेद है अघोष। कंपन के आधार पर जो 44 वर्ण होते हैं उनको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। घोष, घोष का दूसरा नाम क्या है? सघोष। और दूसरा क्या होगा? अघोष। कह रहा कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन या गूंज उत्पन्न होती है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन या गूंज उत्पन्न होती है उसे क्या कहेंगे? घोष। और जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन या गूंज उत्पन्न नहीं होगी, तो पिछली कक्षा मैंने बताया था क, च, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। क, च, ट, प का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण है। सभी स्वर
सभी स्वर। और ये, रे, ले, व और है, इनको प्यारे दोस्तों क्या कहते हैं? घोष। क्यों? इनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है, इस कारण इनको क्या कहेंगे? घोष। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता, उसे क्या कहेंगे? अघोष। कै, चे, टे, पे का पहला दूसरा, पहला और दूसरा। और से वर्ण क्या कहलाएंगे? अघोष। अब हमें घोष वर्ण देखने हैं। अब हमें क्या देखने हैं? घोष वर्ण। अब देखिए पहला कै और खे। आप देखो कै और खे, ये तीसरा, चौथा, पांचवा आएगा? नहीं, कै, खे, ये पहला और दूसरा वर्ण है। ये कौन सा है? पहला और दूसरा। ये रे, ये रे। अब देखो ये और रे, ये और रे, ये क्या कहलाएंगे? घोष। अब आगे देखते हैं टे, थे। ये टे कौन सा है? पहला। ये टे कौन सा है? पहला। थे कौन सा है? दूसरा। तो इसको हम सघोष वर्ण नहीं कहेंगे। अब पे है, ये पहला और दूसरा। तो प्यारे दोस्तों हमारा उत्तर रहेगा बी। हमारा राइट उत्तर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ कह रहा है कि 33 व्यंजन होते हैं, उनको हम दोस्तों 3 भागों में विभाजित करते हैं। जो 33 व्यंजन है उनको हम कितने भाग में विभाजित करते हैं? 3। 3 कौन कौन से भाग हैं? स्पर्शी, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन होते हैं 25। कितने होते हैं? 25। सरू का वर्ण क्या मिलेगा? कै से लेकर मैं तक। एक वर्ग में 5 व्यंजन आते हैं। एक वर्ग में कितने आते हैं? 5। कै, चे, टे, ते, पे। पे वर्ग का अंतिम है, तो कैसे लेकर मैं तक क्या रहेंगे? स्पर्शी। दूसरा है हमारा अंतस्थ। अंतस्थ है ये 0-4, ये है ये, रे, ले, व। अगर 25 में हम 4 जोड़ेंगे, कितने हो गए? 29। आगे देखिए तीसरा भेद हमारा उत्सम। उत्सम में से है, ये कितने हो गए? 4। अगर 29 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 33। तो हमारा उत्तर आएगा उत्सम अंतस्थ व्यंजन। अब देखिए स और स, ये क्या कहलाएंगे? उत्सम। ये क्या कहलाएंगे? उत्सम। अब देखिए र और ल, ये तो र है, ये क्या है? र, ये क्या है? ल। अब ट और ठ, ये किसके बीच में? कैसे लेकर मैं तक, ये क्या कहलाएंगे? स्पर्शी। अब व और स, व तो अंतस्थ है लेकिन स उत्सम है, तो हमारा राइट उत्तर रहेगा बी। प्यारे बच्चों हमारा राइट उत्तर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प और फ का उच्चारण स्थान है। प और फ का, जैसे ही हम प और फ का उच्चारण करेंगे प फ, तो इनमें एक होस्ट दूसरे होस्ट का क्या करता है? स्पर्श। जब एक होस्ट दूसरे होस्ट का स्पर्श करेगा उसे क्या कहेंगे? होस्ट। तो हमारा डायरेक्ट उत्तर आएगा डी। किसका आएगा? डी। न तो कंठ है, न तालु है, या न दंत है, इनका उत्तर आएगा होस्ट। किस क्रम में अघोष व्यंजन है? किस क्रम में अघोष व्यंजन है? तो अघोष मैंने बताया था दोस्तों, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता,
उसे क्या कहते हैं? अघोष। अघोष में जैसे देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। पांचों वर्ग का पहला, दूसरा, कै च ट तक कौन सा वर्ण होना चाहिए? पहला, दूसरा और तीन से, स स। ये क्या कहलाएंगे? अघोष। अब हम इनका उत्तर देखते हैं। आप देखिए ये और रे, पांचों वर्ग में ये रे है नहीं, स, तो ये उत्तर हमारा सही नहीं होगा। सेकंड देखते हैं वह और है, इसमें क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, तो ये भी नहीं रहेगा। अब देखिए ड और न, ये नहीं है। अब हमारा उत्तर आएगा प्रिय दोस्तों स। एक तो ये स है, ये क्या कहलाएंगे? अघोष। ये क्या कहलाएंगे? अघोष वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सघोष और अल्पप्राण क्या बता रहा है? एक तो है सघोष, एक क्या है? अल्पप्राण। प्यारे दोस्तों अल्पप्राण होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क च ट प वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। पहला, तीसरा, पांचवा, ये हो गए 15। सभी स्वर, सभी स्वर और ये र, ल, व वर्ण क्या कहलाएंगे? अल्पप्राण। अब आता है सघोष वर्ण। क च ट प का तीसरा, चौथा, पांचवा। क च ट प का तीसरा, चौथा, पांचवा, सभी स्वर ये र, ल, व है। ये क्या कहलाएंगे? सघोष। अब हम देखते हैं क। ये क है, ये कौन सा वर्ण है? पहला है, तो अल्पप्राण में क आता है, क। अब घोष क्या है? क च ट प का तीसरा, चौथा, पांचवा। ये अल्पप्राण तो कहलाता है, क्यों? ये पहला है, लेकिन घोष वर्ण में कौन सा वर्ण होना चाहिए? तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इसको हम अल्पप्राण तो कहते हैं, लेकिन सघोष नहीं। तो हमारा उत्तर होना चाहिए सघोष भी और अल्पप्राण। तो ये हमारा उत्तर है गलत है। अब देखिए त, थ, द, ध। प्यारे बच्चों अब देखिए त, थ, द, ये कौन सा वर्ण आता है? तीसरा। ये वर्ण कौन सा आता है? तीसरा। अल्पप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा, तो तीसरा इसको हम अल्पप्राण कह सकते हैं। और घोष में, सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सघोष में भी आ रहा है और अल्पप्राण में भी। तो ये उत्तर सही हो सकता है, कंफर्म। अब 6 देखते हैं। ये 6 कौन सा है? दूसरा वर्ण। न तो अल्पप्राण कहलाएगा न महाप्राण। अल्पप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा, ये न तो पहला में आ रहा है, न तीसरे में, न पांचवा में। सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये उत्तर गलत है। आप देखते घ वर्ण। ये घ वर्ण क्या है? चौथा वर्ण है। ये क्या है? चौथा। अल्पप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा, तो अल्पप्राण में तो नहीं आएगा। सघोष, तो इसमें चौथा घोष सघोष तो हो सकता है, लेकिन ये अल्पप्राण नहीं। निम्न में से सघोष अल्पप्राण वर्ण कौन सा कहलाएगा? बी। हमारा उत्तर राइट क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्वर होते हैं, प्रिय दोस्तों, सेकंड ग्रेड 2018 राजस्थान में आया था
स्वर होते हैं, घोष होते हैं, अघोष होते हैं, या अलग प्राण या महाप्राण, तो हमारा उत्तर आएगा अलग प्राण और घोष, अलग प्राण और घोष। अब देखिए अलग प्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख से कम मात्रा में बाहर निकलती उसे क्या कहेंगे? अलग प्राण। देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। अगर आप लोगों को अभ्यास प्रश्न चाहिए तो हमारा चैनल पर टेलीग्राम ग्रुप है अनुष्का पब्लिकेशन के नाम से, उस पर जो भी हम टॉपिक पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। इसके अलावा XYZ और भी, और हमारी एक बुक है अनुष्का हिंदी व्याकरण, जिसमें थ्योरी भी है और ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है जो 4100 प्रश्न है, जो विभिन्न परीक्षा में आप वह भी खरीद दे सकते हो। हमारा मोबाइल नंबर है 99 29 17 92 55, 99 29 17 92 55। इन नंबरों पर आप बुक भी ऑर्डर कर सकते हो। इनका कौन सा है? अलग प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा और सभी स्वर, सभी स्वर, सभी स्वर। अब घोष में ट च ट ट का तीसरा, चौथा, पांचवा, क च ट ट का तीसरा, चौथा, पांचवा। दो चार क्वेश्चन बचे से मैं आ जाता हूं। क च ट ट का तीसरा, चौथा, पांचवा और सभी स्वर, सभी स्वर, ये क्या कहलाएंगे? घोष। महाप्राण में क च ट ट का दूसरा और चौथा से, तो हमारा उत्तर आएगा सी। हमारा उत्तर क्या आएगा? सी। इनमें से उत्सम व्यंजन, उत्सम, उत्सम व्यंजन नहीं है। ये तीन व्यंजन, ये भी उत्सम है, ये भी उत्सम है, ये भी उत्सम, ये नहीं, ये क्या है? कंठ। इसका उच्चारण किससे होता है? कंठ। तो हमारा प्रिय दोस्त, हमारा उत्तर क्या रहेगा? है। हमारा उत्तर क्या रहेगा? है। हमारी सभी क्लासें हिंदी की इस चैनल पर फ्री, जो भी हम क्लास लेंगे हिंदी की, वर्ण विचार का हमारा टॉपिक कंप्लीट है। सेकंड हमारी क्लासें आ रही है टॉपिक समास की, जिसमें 3 क्लास समास की रहेंगी, 1 क्लास रहेगी अभ्यास की, उसके बाद हम कराएंगे आपको संधि। सभी क्लासें क्या रहेंगी? फ्री। और ज्यादा ज्यादा लाइक करो, ज्यादा ज्यादा शेयर और ज्यादा ज्यादा कमेंट डालो। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2। जैसे वर्णमाला होती है, वर्णमाला, वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्वर, दूसरे क्या होते हैं? व्यंजन। तो प्यारे दोस्तों, हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के हो गए? 2। तो हमारा उत्तर आएगा बी। हमारा उत्तर क्या आएगा? बी। उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन का सही रूप बताना है, ग व्यंजन का सही रूप बताना है। अब देखो ग और ग, ग को हम कंठ कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं, सही है। ग और ग वो स्पर्शी व्यंजन में आता कि नहीं? कै से लेकर मैं तक में आता है, सही है। अब देखिए ग वर्ण अघोष कहलाता है या नहीं? तो अघोष वर्ण नहीं कहलाता। क्यों? अघोष वर्ण होते हैं वह कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। क्वेश्चन कर जाएगा पहला और दूसरा। अभी ग है, ये तीसरा है, ये नहीं है। अलग प्राण, अलग प्राण में कहलाता है। तो इसमें
कंठ भी हो सकता है, स्पर्श भी अल्पप्राण, तो यह घोष नहीं है, तो यह हमारा उत्तर सही नहीं है। सेकंड देखिए, कैप को कंठ कहेंगे, कहेंगे, इसको स्पर्शी कहेंगे, कहेंगे, कैसे लेकर मैं तक है, और इसका उच्चारण क्या है, कंठ। इसको सहघोष कहेंगे। और प्यारे दोस्तों, सहघोष में तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, कंठ भी है, स्पर्श भी है, और सहघोष अलग प्राण, अलग प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा, ये अलग प्राण भी कहलाएगा। तो हमारा उत्तर राइट ये होगा, हमारा उत्तर राइट ये होगा। अब दो क्वेश्चन है, अगला देखते हैं। कंठ भी कहलाता है, स्पर्श भी कहलाता है, सहघोष भी कहलाता है, महाप्राण। ये महाप्राण नहीं कहलाता है। महाप्राण में कै चे टे पे का दूसरा और चौथा वर्ण, महाप्राण में कै चे टे पे का दूसरा और चौथा, ये तीसरा वर्ण है, तो दूसरा चौथा नहीं, तो ये महाप्राण नहीं कहलाता। ये उत्तर हमारा गलत रहेगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगला देखते हम, ये कंठ भी है, स्पर्श भी है, यह घोष है, तीसरा ये महाप्राण नहीं, तो ये नहीं। तो प्यारे दोस्तों, हमारा उत्तर रहेगा बी, हमारा उत्तर क्या रहेगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हम, निम्न में से अलग प्राण वर्ण कौन से हैं, अलग प्राण वर्ण कौन से हैं। एक होते हैं समास वायु का आधार पर जो 44 वर्ण है, इनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं, अलग प्राण और महाप्राण। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा कम मात्रा में बाहर निकलती है, उसे क्या कहेंगे, अलग प्राण। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नहीं कम मात्रा में, तो अलग प्राण, अधिक मात्रा में बाहर निकलते, उसे क्या कहेंगे, महाप्राण। अलग प्राण में कै चे टे पे का तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा, पांचों वर्ग का, और महाप्राण में दूसरा और चौथा। अब देखते हैं पहला और तीसरा। देखो क्या है, ये पहला वर्ण है, इसको हम अलग प्राण कहेंगे, और तीसरे को, ये क्या कौन सा है, तीसरा, ये उत्तर राइट, ये क्या है, राइट, ये गलत नहीं, अलग प्राण वर्ण नहीं है, ये अलग प्राण कहलाते हैं। आप देखो ए, ये अलग प्राण है, और ये थे, ये चौथा वर्ण है, ये क्या है, चौथा वर्ण है, तो इसको हम अलग प्राण नहीं करेंगे। दूसरा और चौथा क्या कहलाएगा, महाप्राण, ये उत्तर हमारा नहीं आएगा। अब देखिए, पै, ये पहला है, पै, फै, बै, भै, तो ये उत्तर नहीं आएगा, ये कौन सा है, चौथा। आप देखते हैं, ये थे चौथा है, दूसरा, ये कौन सा है, दूसरा, तो फिर ये दोस्तों हमारा उत्तर आएगा ये, हमारा उत्तर क्या आएगा, ये। हिंदी की कै, हिंदी की कै ध्वनि व्याकरण की दृष्टि से है, कै वर्ग, हिंदी की कै ध्वनि व्याकरण की दृष्टि से है। आप देखते हैं, ये कै अलग प्राण कहलाता है कि नहीं, अलग प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा, तो ये अलग प्राण कहलाता है। ये सहघोष कहलाएगा, सहघोष नहीं कहलाएगा, सहघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये उत्तर हमारा सही नहीं है। अब देखते हैं महाप्राण, महाप्राण में कै चे टे पे का दूसरा और चौथा, क्या है, ये पहला वर्ण है, ये दूसरा चौथा नहीं है, ये घोष है, नहीं, घोष में तीसरा, चौथा, पांचवा, ये भी उत्तर हमारा गलत रहेगा। अलग प्राण, अलग प्राण तो है, अलग प्राण में क्या होगा, पहला, तीसरा, पांचवा, अलग प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा, वह रख दो, पहला, तीसरा, पांचवा, घोष, घोष में पहला और दूसरा, तो हमारा उत्तर राइट ये रहेगा, महाप्राण। ये महाप्राण नहीं कहलाएगा, ये चौथा वर्ण है महाप्राण में, तो हमारा उत्तर क्या रहेगा, प्रिय दोस्तों, सी। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से मूर्धन ध्वनि, मूर्धन ध्वनि हमारी ये है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इनमें से सजातीय स्वर नहीं है, सजातीय है। जो एक ही जाति से बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? सजातीय। तो प्यारे दोस्तों, हमारा सजातीय स्वर है ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या बनेगा? बड़ा ऊ। इन दोनों की जाति एक ही है, इसे क्या कहेंगे? सजातीय। ये किससे बनते हैं? ए प्लस इससे। ये किससे बनता है? ए प्लस ये से। तो ये सजातीय नहीं है। क्यों? इनकी जाति भिन्न भिन्न है। ये अलग जाति का है, ये अलग, ये अलग अलग। और ये किससे बनते हैं? ये बनता है ए प्लस उससे। और औ किससे बनता है? ए प्लस ओ से। तो इनकी जाति क्या है? अलग अलग है। इनकी जाति क्या है? अलग अलग है। ये अलग जाति है, अलग अलग। तो हमारा उत्तर आएगा सी। प्रिय दोस्तों, आज का हमारा अभ्यास प्रश्न यही समाप्त कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा ज्यादा शेयर करो, ज्यादा ज्यादा लाइक, ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करो और इस पर कमेंट्स। अगला वीडियो आएगा हमारा समास का। थैंक यू, धन्यवाद।